अच्छा, मैं भी पूछ रहा हूँ दादाजी से जो कि आ रहे हैं। बाबा जी रुकिए थोड़ा। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए, तो आप किसको देखना चाहते हैं कि 2027 में कौन मुख्यमंत्री बने? अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से, वहीं बात की जाए कि बीजेपी से योगी आदित्यनाथ जी, बहन कुमारी मायावती जी, किसको चाह रहे हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री बने? वो ही बनाएंगे योगी जी। हाँ, योगी जी बेस्ट, सबसे बेस्ट। चलिए काफी अच्छा लगा। आप किसको चाह रहे हैं चाचा? वो सही कह रहे हैं। योगी बाबा के आप भी फैन हैं? बस योगी के अलावा कोई पीएम पीएम है वो योगी। काफी अच्छा लगा सुन के आपसे, जो कि वो यहाँ पर सबसे भविष्य का पीएम आने वाले कहने में 2029 में, जो कि कहने में प्रधानमंत्री के भी चुनाव है। बिल्कुल। मेरी बात सुनो, हमारा लक्ष्य भारत को ही नहीं, संपूर्ण भारत पर हिंदुत्व की पताका फहराना है। हमारे पास 4 स्टेट बचे हैं। आगे आने वाले 29 तक हम चारों राष्ट्रों पे अपना वर्चस्व स्थापित कर देंगे। कहने का मतलब दादा के कहने का मतलब है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा बनेगा। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। सबसे ज्यादा अगर हिंदू देखा जाता है तो हमारे भारत में देखा जाता है। नहीं, भारत में भी नहीं, भारत के अतिरिक्त और कंट्रियों में भी जो प्रवासी लोग हैं वो भारतीय हैं। भाई जो कहानी जो है पूरे वर्ल्ड में भारत के लोग ऐसा देश, मगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश यही है जो कि हिंदू देखा जाए की बात नहीं। देखो, जनसंख्या की बात नहीं है, हमने हमारा जो हिंदुत्व का होल्ड है ना, तो यूरोप कंट्री, अरब कंट्री, सारे कंट्रियों में हमारी संख्या है। बशर्ते कि अमेरिका में तो हम 60% हैं। भाई सर्विस में हम लोग सब भारतीय में जो है जितना हमारे देश के लोग जो है कर रहे हैं उतना वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बनने से आप ज्यादा खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश है। मंदिर ही नहीं, हमारी अस्मिता का प्रश्न था ये। मंदिर जो है वो सनातन की अस्मिता का प्रश्न है। अगर भारत में मंदिर नहीं बनेगा तो अमेरिका में बनेगा या ये अरब कंट्री में बनेगा? भाई ये हमारा स्वाभिमान का विषय है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि राम मंदिर न बनने के बजाय उसी के बजाय कॉलेज और कहने मतलब। मेरी बात सुनो, हमारे 91 में जब हम कार सेवा में थे तो एक नारा था, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। अब आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो, जो राम के मंदिर के अथवा राम की व्यवस्था के अगेंस्ट हैं उनका क्या बुरा हाल है, क्या दुर्गति है उनकी। समाजवादी पार्टी में कहा जाता है कि राम मंदिरों को लेकर जो कि गोली चलवाया गया था। हाँ, उन्होंने, उसके फादर ने चलवाई थी, अखिलेश के फादर ने, और हम उसके साक्षी गवाह हैं। हम साक्षी हैं, हम कार सेवा में थे जिस समय गोली चली थी। पर मतलब जब अयोध्या में गोली चली थी तो आप उस समय वहाँ पर उपस्थित थे, मौजूद थे। हम कार से लेके गए थे। कार सेवा में अपनी जो जत्था लेके गए थे। और उस समय जो वहाँ कांड हुआ था उसके हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। और वहीं बात की जाए कि समाजवादी पार्टी से नेता अखिलेश यादव जी बोले कि हमारे पिताजी ने गोली नहीं चलवाया था। कहने का मतलब नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने अपने कहने पर गोली चलवाई, फिर बाद में उन्होंने ही मिश्रा जी ने मंदिर भी बनवाई। क्या कहना चाहते हो? नृपेंद्र मिश्रा की बात नहीं थी, बात थी मुलायम सिंह ने ये कहा था कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, यानी कि जाके माई के लाल में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। तो हम लोगों ने छाती पर गोलियां झेली और हमने अपने मकसद को पूरा किया। और आज जो ये भव्य मंदिर बना है, ये भगवान का मंदिर नहीं है, ये सनातन की एकता का प्रतीक है। इस मंदिर ने हमारे सनातनियों को एकत्र करने का, एक माला में पिरोने का काम किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी के बुलडोजर इस समय कहने मतलब वो काफी ज्यादा इसका वो चर्चित हो चुका है। वहीं बात की जाए कि लखनऊ के वकीलों के ऊपर जहाँ चेंबर पे बैठते थे उनके चेंबर के ऊपर बुलडोजर चलना चालू हो गए, इससे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो है, सुनो, जो कि हमारे देश के वकील हैं, योगी जी वकील हो या कोई भी हो, किसी भी दायित्व पे हो सरकारी पद पे, अगर उसने अनलीगल कार्य किया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार की प्रॉपर्टी तो सरकार तो लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, परसों लेगी, लेकिन लेगी। मगर वकील साहब भी तो ऐसे कहने मतलब
हमारे देश के वकील हैं तो कहने मतलब शासन प्रशासन के ही बारे में काम करते हैं, जो कि देश सुरक्षा के ही बारे में काम करते हैं, फिर भी उन्हीं के ही चैम्बरों पे अगर बिल्डोजर चल जाएगा तो कितना अच्छा है, जो कि हमारे देश के वकील हैं। देखिए, वकीलों की बात मत करो। वकील तो दो पहलू के होते हैं, दोनों उनको तो पैसा चाहिए, वो पैसे पे तो अस्मिता बेच देते हैं। आज जो है ये मनुष्य द्वी और कपिल सिब्बल जितने जो हैं, ये कौन सी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं हमेशा से, और लड़ी है इन्होंने। तो अब इनको ये थोड़ी कहोगे भाई इतने देश के माने भाई दिग्गज अधिवक्ता है तो इनको प्रीफरेंस दिया जाए। जो अधर्म की लड़ाई लड़े, वो चाहे कोई भी हो, वो उसके ठीक नहीं है, समाज और राष्ट्र के वो हित में नहीं है। ये लोग पैसे के लिए मरते हैं। कहने मतलब देश अपने कानून से चलेगा कि धर्म से चलेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्म से चलेगा देश, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा भारत देश कानून से चलेगा। एक बेटा एक बात बताऊं, मैं धर्म और राजनीति ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। समझ रहे हैं ना? ये दोनों एक सिक्के के पहलू, जैसे एक सिक्का चित्त होता है, सिक्के का दूसरा पार्ट अंश होता है नहीं इस तरह से। ठीक इसी तरीके से धर्म और राजनीति को अलग चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मानव स्मृति को नहीं मान लेंगे, हम खाली बाबा साहब के कानून को मान लेंगे जो कि बनाए हुए हैं। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दोनों को मानना चाहिए कि एक को? मनु स्मृति जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी पॉलिटिकल बेसिस का प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें दोनों में अंतर ये है, ये दोनों ही मनुष्य के कल्याण के लिए ही बने हैं। पॉलिटिक राजनीति जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान यानी भारत की जनता के लिए बना है। कहने का मतलब बाबा जी के कहने का मतलब है कि कहने मतलब जहाँ पर कानून का व्यवस्था लगे तो कानून लगाया जाए, उस हिसाब से देश चला जाए। जहाँ धर्म की बात है धर्म के हिसाब देश चला जाए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ धर्म, देखिए जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार नहीं कर सकती, ठीक है, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई नहीं कर सकती। तो दोनों के अपने अपने क्षेत्र अलग अलग हैं। इसी तरीके से राजनीति को और आध्यात्मिक शक्ति को अलग तरीके से नहीं देखते। एक उदाहरण मैं बताऊं, हमारे भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं जिन पर आतंकवादियों ने जो आक्रमण किया, समझे, ये क्या थे? हमारी सनातन संस्कृति को एकता में बांधने का सबसे बड़ा अंग थे। कह रहे हैं चाचा, जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में 22 लाख छात्रों ने नीट के पेपर दिए थे जो कि लीक हो गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गलत हुआ। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? अन्याय हो रहा है, और इससे मैं तो कहता हूँ कि इससे जो संबंधित अधिकारी हैं और चाहे मंत्री क्यों ना हो, उन पर लीगल कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए कि चाचा जी की इतना बेस्ट सोच है कि पूछिए मत, क्योंकि चाचा जी फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, फिर भी चाचा जी बोल रहे हैं कि अगर कोई भी देश के साथ अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ करे, कोई ही क्यों ना मुख्यमंत्री हो, उनके भी साथ कहना मतलब कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन के। शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक से मैं रिटायर हुआ हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितने जान सकते, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, वो राष्ट्र से बड़ा देशद्रोही और गद्दार हो ही नहीं सकता। वो देशद्रोही है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो कि एक गरीब घर से, और वहीं बात की जाए मिडिल क्लास के बच्चे ये सब नीट पेपर को तैयार करते हैं, तो वहीं बात की जाए कि जो कि कुछ ऐसे हमारे देश में पड़े हैं कि पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में बच्चों को नीट पेपर ही कहना पहले से होने से पहले बांट दिया जाता है। हाँ, तो ऐसे मतलब असामाजिक तत्व हैं हमारे समाज में। जैसे कहने मतलब इसमें सिस्टम की गलती है कि कहीं न कहीं की सरकार की गलती है? जो कहने मतलब नीट पेपर करवा रहे थे उनकी गलती है कि सरकार की गलती है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, गलती है सिस्टम की। सिस्टम कहीं न कहीं ढीला पड़ गया, इसीलिए ही गलती है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार तो आयोजन करती है और उसकी एक रूपरेखा बनाती है और उसको फॉलो करती है। ये सिस्टम